तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे इस इलाहाबाद उपचुनाव के बाद अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस जहां पर अब जमानत जब्त होने के बाद अपनी कलह को लेकर चिंता और चिंतन दोनों कर रही है। आखिर ये कैसे हो गया कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में भी जब वो किसान हितैषी होने का वायदा कर रही थी, दावा जता रही थी, फिर भी जमानत जब्त। निश्चित तौर पर इनेलो भी कम मार्जिन की वजह से चिंता और मंथन चिंतन सब कुछ कर रही है। और एक सबसे बड़ी चर्चा है किसान आंदोलन के बावजूद भी बीजेपी को 60,000 के करीब वोट मिलना। अब इसमें आप यहाँ की जनता की मंशा को क्या इस तरीके से देखेंगे कि वो सरकार के साथ जाने का मन बना चुकी है, या फिर कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर पर की गई जो फील्डिंग थी, जो मेहनत थी, उसको आंका जा सकता है। इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा किसान आंदोलन के बावजूद भी बीजेपी उम्मीदवार को 60,000 वोट मिलने की है। बीजेपी के इतने अच्छे प्रदर्शन के पीछे की वजह निश्चित तौर पर इलाहाबाद की जनता के मन में सरकार के साथ जाने की मंशा रही है, या फिर पार्टी नेतृत्व का प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी कम आंका नहीं जा सकता। यहां आपको बता दें कि उपचुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद से 2 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल की पार्टी छोड़ देने के बाद इलाके में अगर कोई बीजेपी के कमल के फूल में पानी डालती रही है तो वो नाम है निताशा राकेश सिहाग। गोविंद कांडा इलाहाबाद के लिए पैराशूटी उम्मीदवार थी, जो 80 गांव के नाम भी शायद ठीक से नहीं जानते होंगे। वहीं बीजेपी नेत्री निताशा सिहाग ने कांडा बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव-गांव में दस्तक दी और जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान चलाया। कांडा बंधुओं को गांव-गांव में एंट्री करवाकर पूर्व में 2019 के आम चुनाव के मुकाबले बीजेपी का ग्राफ अनेक गाँव में 2 से 3 गुना बढ़ा, जिसका श्रेय निताशा सिहाग में बीजेपी के हर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जाता है। जिन गांव में इनेलो एक तरफा जीतती रही है, वहां इस उपचुनाव में इनेलो का मार्जिन 100 से 200 वोटों तक सिमट गया है। खैर, अब देखने का विषय यह है कि बीजेपी का संगठन व सरकार इलाहाबाद में आगामी रणनीति के तहत निताशा सिहाग को किस तरह से जिम्मेदारी सौंपती है। चर्चा है कि बीजेपी अब अच्छे परिणामों से उत्साहित है और अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए इलाके से सरकार में अहम जिम्मेदारी अवश्य लेगी। दरअसल ये तमाम जो बातें हैं वो अब सामने आ रही है, क्योंकि जब इस चुनाव में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था, उससे पहले ही निताशा गांव-गांव में पहुंचने वाली पहली नेत्री थी। और ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं हुआ, मगर विरोध के बावजूद भी उनका गांव के लोगों की तरफ से फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया गया था। इससे पहले लगातार उन्होंने इलाहाबाद में तमाम लोगों की समस्याओं के बीच में अपने आप को शामिल रखा, सरकार के साथ उन समस्याओं को हल करवाने की कोशिश की, चाहे वो नशे के खिलाफ अभियान की बात हो, सफाई की बात हो, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात हो। तमाम जो बातें हैं वो इलाहाबाद के इस उपचुनाव से पहले निताशा सिहाग की तरफ से बखूबी तरीके से निभाई गई। मगर अब क्या माना जाए, क्या अब सरकार यहाँ पर कमल को मजबूत करने के लिए क्या एक बड़े जिम्मेदारी के तौर पर निताशा को भी एक रिगार्ड देने की कोशिश करेगी? क्योंकि बीजेपी के अगर आप देखेंगे इस पूरे उपचुनाव में सिर्फ जेजेपी को छोड़कर और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को छोड़कर बाकी ग्राउंड लेवल पर कोई भी बीजेपी का नेता ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आया है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग अपने अपने तरीके से इसको मंथन कर रहे हैं। आखिर कांडा बंधु यहाँ पर 4 लोबी काम कर रही थी। एक तरफ जजपा कार्यकर्ता काम कर रहे थे, बीजेपी काम कर रही थी, हलोपा वर्कर काम कर रहे थे, और इसके अलावा संगठन अपने तरीके से काम कर रहा था। और कांडा बंधु 5वीं रणनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। इन 5 के खेल में किस तरीके से उपचुनाव को आगे बढ़ाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस मेहनत की हम उम्मीद बीजेपी नेताओं से कर रहे थे वो उस तरीके से देखने को नहीं मिली है। हालांकि जजपा की तरफ से बहुत बड़ी मेहनत की गई
और आईएनएलडी के खिलाफ खुलकर प्रचार किया गया, मगर भाजपा के कुछ नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी नेता इतने धरातल पर ज़्यादा नज़र नहीं आए। और इस बात का अंदाज़ा यहाँ से भी लगाया जा सकता है, इस उपचुनाव में बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझती थी कि कांडा के अलावा ना ही जजपा ना ही भाजपा में ऐसा कोई चेहरा है जो इन परिस्थितियों में सामना कर सके, चाहे वो धनबल की बात हो, चाहे वो प्रबंधन की बात हो, चाहे वो लोगों के बीच में सुरक्षा के साथ पहुंचने की बात हो। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया, मगर अभय के सामने एक ना चली। मगर सवाल है, क्या अब आगामी 2024 की रणनीति के तौर पर सिरसा में एलनाबाद की सीट को बीजेपी और जेजेपी किस तरीके से सिंचित करेगी? क्या यहां पर ऐसी बंजर भूमि जहां पर बीजेपी का कमल कभी खिल नहीं पाया है, मगर कांडा बंधुओं ने बीजेपी के लिए एक बड़ी उम्मीद पैदा की है, जिसमें बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता की मेहनत है, उससे कहीं ज्यादा कांडा बंधुओं ने जो सरकार को एक उम्मीद भी दी है। अब ऐसे में 2024 में निश्चित तौर पर ना सिर्फ आईएनएलडी को मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि यहां पर ऐसा पहली बार फैक्टर दिखा जो जाट और नॉन जाट पर भी जमकर चला है। ऐसे में अब इनेलो के लिए भी मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती है, लेकिन सवाल अभी बहुत बड़ा हम इसको नहीं देख सकते हैं, इसके ऊपर अभी मंथन की आवश्यकता हो सकती है, मगर इसको हम प्राइमरी तौर पर शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस तरीके की आगे परिस्थितियां बनती हैं। 2024 में भी 3 साल का वक्त पड़ा है सरकार के पास। हाँ, इतना हो सकता है, अगर यहाँ पर कांडा बंधु या फिर निताशा या फिर अन्य नेता के रिगार्ड अगर यहाँ पर सरकार अच्छे तरीके से लोगों की नब्ज को समझने की कोशिश करती है, लोग यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे हैं, पेयजल की समस्या है, सिंचाई की यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर कोई औद्योगिक ऐसा क्षेत्र नहीं बन पाया है, कल कारखानों की आवश्यकता है यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर लोगों को अभी तक सड़कों से महरूम रहना पड़ रहा है। तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए धरातल स्तर पर अब ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करने की आवश्यकता है। और कमेंट सेक्शन में आप भी जाकर अपनी राय रखिएगा, आपको क्या लगता है एलनाबाद उपचुनाव के बाद सरकार कैसे सबक लेगी, क्योंकि आवश्यकता है यहाँ पर लोगों के ज़मीनी हकीकत को समझने की, ज़मीनी हकीकत धरातल पर जाकर समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।